अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के बाद अब सदारती इंतखाब का दंगल सज गया है। कल होने वाले सदारती इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आसिफ अली जरदारी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के कौंसल की जानिब से और दीगर अपोजिशन की जानिब से महमूद खान अचकजई सदर मुमलिकत के ओहदे के उम्मीदवार के तौर के ऊपर कल सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर महमूद खान अचकजई की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर सदारती इंतखाब रोकने की सिफारिश की गई है। वजह उसकी क्या बताई गई कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। बिलखुसूस जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने इस इंतखाब को रुकवाने की कोशिश की, जो बज़ाहिर ये इंतखाब रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने आज मखसूस नशिस्तों के ऊपर मुंतखब होने वाले अरकान का से हल्फ ले लिया है। तो अब ये मुमकिन तौर के ऊपर क्या सिनेरियो बनेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास अब आइंदा का क्या लाहेअमल होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि निगरान सेटअप खत्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मबैन जो उनकी राब्ता कमेटी है, इत्तफाक राय हो गया है कि आने वाले दिनों में जब ये मौजूदा हुकूमत या मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, काबीना तो तहलील हो जाएगी, लेकिन जो भी उस वक्त यानी कि जो 5वें साल में जो भी वज़ीर आज़म होंगे वो आइंदा का इंतखाब करवाएंगे। और इस मकसद के लिए बांग्लादेश और इंडिया की एग्जाम्पल दी गई है। क्या ये मॉडल पाकिस्तान में भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है और इसके मुमकिन तौर के ऊपर इसके क्या फ़वाइद होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पिलडेट की जानिब से इलेक्शन 2018 और 2024 का एक तकाबली जायजा पेश किया गया है। आजकल जो धांधली के संगीन इल्जाम हैं उसके तनाजुर के अंदर जो इलेक्शन से मुतल्लिक इंडिकेटर्स थे 2018 में क्या थे और 2024 में पिलडेट ने उनको कहां रेट किया है, ये तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 45 में रद्दोबदल का एक संगीन किस्म के इल्जाम आयद करते हुए एक धांधली का बयानिया घड़ा गया है। लेकिन आपको बताएंगे कि 2018 में भी पीटीआई की कौन से बड़ी शख्सियत का फॉर्म 45 बदला गया था और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के किस उम्मीदवार को मुबैना तौर के ऊपर शिकस्त से दोचार किया गया था। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ के साथ आसिफ अली जरदारी और दीगर हुकूमती रहनुमा मुतहर्रिक हैं कि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है कोई एक जमात इस मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, सबको मिल बैठ कर चलने की जरूरत है और तमाम हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शरीक जमातें एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार हैं। सवाल यह क्या ये जमातें अपोजिशन की जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कन्विंस करने में कामयाब होंगी। और इसके साथ आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया, जहां पर उन्हें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जहां बलूचिस्तान के अंदर इनकलाब लाया जाएगा ग्रीन इनिशिएटिव के जरिए से, वहीं पर पाक फौज अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी भी रखेगी। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा आजाद सामने आया है कि पहली मरतबा मुल्क की तारीख में पाकिस्तान के एक सेनेटर ने IMF और वर्ल्ड बैंक के पार्लियामेंट्री बोर्ड की रुकनीत हासिल कर ली। इसके क्या समरात होंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तारुफ करा दूं, हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद होंगे ख्वाजा मतीन साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आप लोग बड़ी उम्मीद के साथ गए थे पेशावर हाई कोर्ट, जहां जब भी आपने वहां पर दस्तक दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर फेवरेबल डिसीजन मिला। इस मरतबे भी आप हुक्म इम्तना हासिल करने में तो कामयाब हुए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्टोरल कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए सदारती इंतखाब के लिए बुनियादी तौर पर मखसूस नशिस्तों के ऊपर मुंतखब होकर आने वाले जो अरकान थे उनसे हल्फ ले लिया है। तो आपकी इसके ऊपर लीगल पोजीशन क्या होगी और पीटीआई की सारी एफर्ट्स तो फिर रायगा चली गई। सर मेरे भाई, इम्पैक्ट क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर कानून और आइन जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, बेआइन सरजमीन है। और कानून का तो आपने अभी देख लिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद जो खवातीन की नशिस्तों पे हलफ उठवा दिए गए। तो ये तो वही लंदन प्लान का हिस्सा है। जिस तरह इलेक्शन के अंदर अवाम को कीड़े मकोड़े समझा गया, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली हुई, वहां पर आप पूरे पाकिस्तान से आवाजें सुन लें, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ था कि लाख 50-50 हजार से लोग हारे हुए हैं और आपने उनको अवाम को कीड़े मकोड़े समझकर, उनको हकीर समझकर उनको कहा कि आप कर लें जो करना है। तो आप उन लोगों को जो चले हुए कारतूस हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जो इस वक्त आज पाकिस्तान में नफरत की अलामत है, उनके जरिए आप निजाम चलाना चाहते हैं,
ये उसी का हिस्सा है मेरे भाई, इसलिए हमें कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप देख लीजिए कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये हमारे साथ सारा कुछ हो रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब उन्होंने हमारे से बल्ले का निशान छीना 11th आवर पे, तो उसके बाद धांधली भी हुई पाकिस्तान में, उसके बाद खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हुआ, और ये जो स्पेशल सीट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी जमात का हक है जिसके लोग एमएनए मुंतखब होते हैं या एमपीएस होते हैं। तो आज खवातीन का वैसे भी दिन मनाया जा रहा है, तो पहले जो पाकिस्तान में खवातीन के साथ हो रहा है, हमारी माएँ बहनें बेटियां जिस तरह जेलों में पड़ी हैं, तो इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। बस साहब मामला तो यही है ना कि पास्ट के अंदर यही इसी किस्म के संगीन इल्ज़ामात आपके खिलाफ लगते थे, आप के लिए भी हैरानगी की बात नहीं थी। आज वही इल्ज़ामात आप दूसरी जमात के खिलाफ लगा रहे हैं, लेकिन अब मामलात ने आगे बढ़ना है और कल सदर मुमलिकत के इंतखाब होना है। अब आपकी जो कोशिश थी, महमूद खान अजहर साहब ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन इंतखाब मुलतवी तो अभी तक नहीं हो सके। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, दीगर अपोजिशन जमातों की क्या हिकमत अमली होगी? कौन सा सदर जो जाली सदर मुंतखब होने जा रहा है 24 सीटों के साथ, और जिस तरह जाली वजीर आजम मुंतखब हुआ है 17 सीटों के साथ, जिस तरह जाली वजीर आला मुंतखब हुई है 36 सीटों के साथ, उसी तरह सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। और अंदाजा करें लोगों का आधी से ज्यादा असेंबली जाली है जो वोट देने जा रही है सदर को, पंजाब में भी, सिंध में भी, और आपके इधर मरकज में भी। आप जाली वोटों के जरिए जाली सदर बनने जा रहे हैं, तो आपको मुबारक हो। और फिर कर क्या रहे हैं? अल्लाह के नामों के नीचे अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कुरान पर हल्फ उठा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अल्लाह के पाक कलाम की जिस तरह बेहुरमती हो रही है। बसरा साहब ये बताएं कि आपके कहने से तो धांधली, ये कहने से इल्ज़ाम लगाने से तो धांधली को सच नहीं मान लिया जाएगा ना, उसका कोई फोरम होगा ना। ये बातें तो किसी सियासी जमातों ने तय नहीं करनी, फिर मुखालफिन भी आपके इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमारे साथ धांधली हुई है, वो कहेंगे आप हारे हैं जीते हैं। किसी फोरम ने तयन करना है ना। तो आप जो पीटीआई है, जो आपके अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रूप धार लिया आपने, ये किस किस फोरम पर धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं या रजू करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम, आपका क्या ख्याल है यहाँ पर अपना अपोजिशन लीडर या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने हैं? नहीं, हम इस निजाम को, जो बसीदा गला सड़ा निजाम है जिसकी बुनियाद जालसाजी पर है, उसको और एक्सपोज करने आए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि असेंबली के अंदर जो हम लोग हैं, चले हम तो पीटीआई के हैं, सही, अच्छा गजई साहब को सुन ले, क्या हमारा उनसे कोई नजरियाती और सियासी आज तक कोई उनके साथ वाबस्तगी है? मौलाना फजलुर रहमान साहब से है? क्या क्या आवाजें उठ रही हैं? सर यही तो बात है, मजबूरी में सब मानते हैं। समझी मनसूबाबंदी के साथ हम असेंबली में आए हैं, और उसका मतलब सिर्फ एक है कि मैंडेट पर जो डाका मारा गया है, जो अवाम की तौहीन की गई है असेंबलियों के अंदर रहकर और असेंबलियों के बाहर, हमने वो मैंडेट वापस लेना है। इमरान खान साहब जिनके ऊपर 200 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, उनको, हमारे सियासी कायदीन को, हमारी माओ बहनों बेटियों को और पॉलिटिकल वर्कर्स को जो इन्होंने बेगुनाह 6-6 महीनों से जेलों में डाला हुआ है, उनको रिहा करवाना है। और कोई मकसद नहीं सब जाली असेंबली में बैठने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बस साहब, ये 2012 से आपकी यही इल्ज़ामात रहे, और हम देखते हैं कि करप्शन, धांधली के इल्ज़ामात लगाने के बावजूद सियासी जमातें भी बुरी तरह से मुतासर हुई, मुल्क और कौम भी मुतासर हुए, लेकिन मामला बेहतर नहीं हो सके। अब एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हुक्मरान इत्तेहाद में शरीक जितनी सरकर्दा शख्सियात हैं, वो बात कर रही हैं कि आइए बैठिए, मिल बैठ कर बात करते हैं, इन मसाइल का हल निकालते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके सब मैं ना मानू की रट पर कायम है। आप कहते हैं सड़कों पर जाके तो हम बात कर लेंगे, हाउस में बैठकर बात करने को तैयार नहीं। अगर हाउस में बैठ के एक मरतबा आप कोई बातचीत कर लें तो सूरत हाल क्यों नहीं बेहतर हो सकती? सर मेरे भाई, अगर आपके घर पे डाका मार लें, डाका मारने के बाद आपको कहेंगे आप भाई हमारे साथ बैठो, जरा मुज़ाकरात करो, दोबारा तुम्हारा घर चला देते हैं, तो क्या ये होगा? नहीं। ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। आपने दिन दिहाड़े डाका मारा, अब आप बात करते हैं आ जाए, मामला को हल करते हैं। मामला को क्या हल करते हैं? आए हम भी लूटने लगे हैं, पाकिस्तान को जो बच गया है थोड़ा बहुत, आप भी हमारे साथ हिस्सादार बन जाए। क्यों बन जाए भाई? आपने तो टीटियां लगानी है, आपने तो अपने मुकदमा पिछले भी 16 महीनों में खत्म करवा लिए, अवाम पे महंगाई बेरोजगारी का बोझ लाद दिया। इसलिए हम इस जाली निजाम का, जाली असेंबलियों का, इनके साथ क्यों हिस्सा बने? हाँ,
हमारी 2/3 मेजोरिटी थी, हमें तो किसी की जरूरत नहीं थी नेशनल असेंबली के अंदर और पंजाब में। हमारा मैंडेट वापस करें, हम हर तरह का डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि आप मुनाफकत से, झूठ से, डाके डालकर हमारा मैंडेट चोरी करें और फिर हमें ऑफर। अच्छा बशीर साहब, वैसे सर आप भी आफरीन हैं, एक जानिब कहते हैं जी जाली असम्बली है, मैंडेट चोर हैं, उसी असम्बली के अंदर बैठे हैं, उसी के अंदर आपने सारे ओहदे भी लेने हैं, उसी सारे प्रोसेस के तहत एक सूबे के अंदर आपने हुकूमत भी बना ली, लेकिन मिल बैठकर बात करने को आप बुनियादी तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन आपने डाका की डालने की बात की, सर जिसके घर डाका डलता है तो वो कंगला हो जाता है। तो जिस अब आपके जिसके घर डाके डले हैं वो तो सारे उनके इलेक्शन कमीशन में एसेट्स देख लें, उनमें इजाफा हुआ है, इसमें लुटते तो बेचारे अवाम हैं। तो लिहाजा असल में मिल बैठकर बात करने की हम बात कर रहे थे, जो कि होते दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगा कि मौजूदा निज़ाम और ये सेटअप अब कैसे चलेगा? अगर आपकी यही रविश रही फिर तो सब कुछ आप कहेंगे कि जैम हो जाए और मुतासर इससे अल्टीमेटली अवाम होंगे। तो बैठे ताकि निज़ाम तो आगे चले ना सर। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल इससे इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ, इस स्टेटस को ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इसी निज़ाम ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। इसलिए ये कोई कहे कि इस निज़ाम के साथ आप भी इस निज़ाम के साथ शामिल हो जाएं, बिल्कुल नहीं। एक ही तरीका मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ, 8 तारीख को हुआ, 9 तारीख को आपने जाली फॉर्म 47 बनाकर जो मेजोरिटी थी उसको मिनॉरिटी में तब्दील कर दिया, और जो आवाजें उठ रही हैं, आप मुझे बताएं ना, 80-90% पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी हो, तो किस तरह आप निज़ाम को चला सकते हैं? बंदूक के जोर पे डरा कर धमका कर नहीं चल सकेगा। और ना इस निज़ाम का हम हिस्सा बनने के लिए इमरान खान स्ट्रगल कर रहे हैं, इमरान खान रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इमरान खान इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। वो बसरा साहब, अगर वो आप एक बात मुतालबा करते हैं तो किसी जगह पर बैठना तो है ना आपने। तो ये बताएं कि आप असम्बली का हिस्सा भी बन गए, हलफ भी उठा लिया है, पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत भी कायम हो गई है, और मौजूदा लाग में अब आपकी जो हिकमत अमली है क्या होगी? फिर इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे कोई, फिर या निज़ाम हुकूमत को भी उसमें मामलत करेंगे आप? हिकमत अमली हमारे पास बिल्कुल अवाम की ताकत, जिन्होंने हमें इलेक्ट किया, हमें वोट दिए, उसी ताकत से हम इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान के अंदर चोरों का टोला जो है जिसने पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है, जो कि सिर्फ अपने एजेंडे पे, जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके खिलाफ हम जद्दोजहद करेंगे और इंशाल्लाह अवाम को उनका हक लेकर देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खास साहब आपने डिस्कशन सुनी सारी। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भले उनको मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल भी जाते हैं, फिर भी जो कल सदर मुमलिकत के इंतखाब का होने जा रहा है उसमें फिर भी उनका कैंडिडेट नहीं जीत सकता। तो ये तो एक बात फैक्ट है। फिर कहना कि इस इंतखाब का अमल रोक दें, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो और हम इस मामले सिस्टम को नहीं चलने देंगे, सब कुछ जाली है, ये मैंडेट हम नहीं मानते, तो खासा फिर ये तो उसी सिस्टम का हिस्सा भी बनना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रविश को डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक क्यों तब्दील करने को तैयार नहीं है? भट्टी साहब इसलिए तो कहते हैं कि इनका रवैया जो ना गैर जमहूरी है, जो बात जमहूरियत की करते हैं। अभी आपने बसरा साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो जो इंतहाई जो लफाज हैं, जो चोर डाकू, यार किसी अदालत ने किसी से जुर्म साबित हुए बगैर आप किसी को डाकू और चोर कैसे कह सकते हैं? एग्जैक्टली। एक तरफ अगर धांधली के इल्ज़ाम तो भट्टी साहब आ जाते हैं जी, ये जो धांधली है, ये पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप जो उनको मिली है विक्ट्री, वहाँ धांधली नहीं हुई क्या? जहाँ वो जीते हैं इल्जाम सामने आए। हम पहले दिन से मैं कह रहा था कि उस वक्त तक पीटीआई इंतखाबात को दुरुस्त नहीं मानेगी जब तक उनको इक़्तिदार के सिंहासन पर दोबारा बैठा नहीं दिया जाता। अदरवाइज़ आप जिस तरह मर्जी जीत लें, अगर धांधली उन्होंने की है, हो सकता है कोई एरर हो, कहीं धांधली भी हुई हो, हम ये नहीं कहते कि 100% इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं जी, तो वो धांधली पख्तूनख्वा में नहीं हो सकती थी। यही दो रुखी है, यही दो अमली है। उधर हुकूमत बना रहे हैं, इधर कह रहे हैं निज़ाम नहीं चलने देंगे, और इस निज़ाम को जैली निज़ाम भी कह रहे हैं, जैली जमहूरियत भी कह रहे हैं, जैली असम्बली भी कह रहे हैं, और उसी असम्बलियों से हलफ भी उठाया है। और कल को मैं आपको बात बताऊं, तनहाई भी लेंगे। जिस तरह पिछली असम्बली में जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे ना, तो जो इस्तीफे के दौरान बाद में वापस आए थे तो पुरानी तनहाई भी इन्होंने क्लेम की थी। ये सिर्फ लोगों की आंखों में मट्टी और धूल झोंक रहे हैं। इनको ये चाहिए कि जैसे तैसे किसी ने एक वक्त कुर्बानी देनी है ना, कल कला आप जीत जाएंगे, आपके मुखालफिन नहीं मानेंगे। कोई तो कहे यार चलो जीत गए, जैसे तैसे आपने
धांधली कर दी, जो भी हो गया, अब चले निज़ाम चलाएं। जी। मैं ये कहता हूं कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई है, अब तक उन्होंने अच्छा मैसेज नहीं दिया वहां। अली मीन गंडापुर को उन्होंने, जो बानी पीटीआई हैं, उन्होंने एग्रेसिव अपना मैसेज दिया है कि वहाँ ऐसे बंदे को बनाया है वज़ीर आला जो इश्तिहारी है, मफरूर है, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है जी। लेकिन इसके बावजूद उसको भी तस्लीम करें जो बाकी जमातें हैं। अब मरियम बैठी है पंजाब में, वफाक में ये आ गए हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध में, बलोचिस्तान में हुकूमत, आज से आपका काउंट डाउन है जी। ये जो भी बैठ गए हैं जैसे तैसे, अब आए इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं, आम आदमी पिसका रह गया है। हम जैसे आज वजीर आज़म पाकिस्तान जी साहब, हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 2018 के इलेक्शन के अंदर किस नून लीग की शख्सियत का फॉर्म 45 तब्दील करके, मुबैना टेम्परिंग करके पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की किस बड़ी शख्सियत को इलेक्शन जितवाया गया था, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खासब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की में बैन इत्तफाक हुआ है कि जो निगरान हुकूमत का कंसेप्ट है अब इसको ख़त्म होना चाहिए। बांग्लादेश और भारत की एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरीके के साथ वहाँ पर आइंदा के आने वाली हुकूमत, जो आइंदा इंतखाबात होते हैं, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैसे कंडक्ट करवाते हैं, जिसके तहत कबीना ख़त्म हो जाती है लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मौजूद रहते हैं और आइंदा इंतखाबात का कंडक्ट करवाए जाते हैं। खास साहब क्या समझते हैं, जो हमारे इतना एक बड़ा तजर्बा होता है, निगरान सेटअप के अंदर लोग आते हैं, फिर उनकी वाबस्तगी के ऊपर सवालात उठते हैं, उनके अखराजात उठाना पड़ते हैं और फिर भी सियासी जमातें मुतमिन नहीं होती, तो क्या बांग्लादेश और भारत का अगर कोई और मॉडल तो आज तक हम अडॉप्ट नहीं कर सके, क्या इस मॉडल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए? भट्टी साहब, आप दूर कहाँ जाते हैं, आप बांग्लादेश और भारत की मिसाल दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर-ए-आज़म सिटिंग होता है वो इंतखाब करवाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वहाँ कोई कभी झगड़ा नहीं होता। पिछले इंतखाबात जो वज़ीर-ए-आज़म थे राजा फ़रूक हैदर, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म थे, कबीना फारग थी, इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात थे और उनको सिर्फ 4 नशिस्तें मिली थी, वो हार गए थे, इलेक्शन कुछ भी नहीं कर सके थे। पाकिस्तान में भी ऐसे था, मैं आपको पीछे लेकर चलूँ, 77 का जो इंतखाबात हुए थे, उस वक्त भट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने खुद इंतखाबात करवाए थे। ये निगरान सेटअप का हमने यहाँ तस्वर कायम कर दिया है। मेरे ख्याल में अच्छी तजवीज़ है, लल्ले तलल्ले हैं। इलेक्शन कमीशन को इम्पावर करें, वो तमाम इख्तियारात उनके पास हों। कबीना को बिल्कुल कोई कबीना नहीं होनी चाहिए। वो 2-2.5 माह जब जो होते हैं इंतखाबात का अरसा, उसमें जितने भी अगर ज़रूरी फ़ैसले करने हैं वो वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है। बाकी अगर किसी से मंजूरी लेनी, इंतज़ामी तबादले हैं, वो सारे इलेक्शन कमीशन करता है। मैं समझता हूँ ये बड़ी साहिब तजवीज़ है। ये सारी चीज़ें, अखराजात, नई नई शख्सियात आती हैं, अपने अपने एजेंडे, फिर लोग इसको चमट जाते हैं। फिर आपको पता है अभी जो निगरान सेटअप था, फिर अपनी वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं। निगरान अभी वज़ीर आला आए थे, हमारे भाई मोहसिन नकवी साफ़ी हैं, उन्होंने फिर आगे एक नई हिकमत अमली बनाई, वो चेयरमैन पीसीबी बन गए। आज मैं एक नई खबर पढ़ रहा था, वो उन्होंने नया एक अब वो चमटना चाहते हैं सिस्टम के साथ ना, वो कहते हैं मैं अब इसको आगे अब सेंटर बनना चाहते हैं। जी खासा, वो तो दाखिला पे नजरें जमाई उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर आगे से बढ़ते जाते हैं। ये दुनिया में यही निज़ाम है, इसको रखें। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हो वही इंतखाब करवाए और कैबिनेट कोई ना हो। इलेक्शन सबसे जो बेहतरीन बात है वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना है जी, उनको करें। आप अभी देखें, मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ कज़िया जो 75 सालों से ये ख़त्म नहीं हो रहा। हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। अब पिछले दिनों भारतीय पंजाब में इंतखाबात हुए थे, मैंने वो सारा अमल बड़ा करीब से देखा था। इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। इलेक्शन कमीशन को इस तरह अभी मैं कहता हूँ पीटीआई है ना, इनको जो धांधली की शिकायत हैं ये कैसे दूर होनी है भट्टी साहब, कानून साजी करके। खान साहब, आपने बात की पीटीआई की जो धांधली के उनके संगीन इल्ज़ाम है, थोड़ा आगे सुन लीजिए, हमने डिस्कस करना था। पिलडेट जो सारे प्रोसेस के ऊपर कड़ी नज़र रखता है, उसके खास एक रिपोर्ट, कंसोलिडेट रिपोर्ट तैयार की गई जो 2018 का और 2024 के कंपैरिजन है। मजमूई तौर के ऊपर खास 13 इंडिकेटर्स ऐसे हैं, इसकी रिपोर्ट आपके पास भी है, हमारे नाज़रीन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवरऑल 13 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो 2018 के मुकाबले में 2024 इंतखाबात बेहतर हुए। अब फ़र्क क्या है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिन संगीन इल्ज़ामात का धांधली के संगीन इल्ज़ामात आयद कर रही है, उस वक्त ये इल्ज़ामात पीटीआई के खिलाफ थे, लेकिन वो जमातें सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना, एहतजाजी रैलियां निकालना, धरने देना, इस पर यकीन नहीं रखती थी। लेकिन उसके बावजूद 13 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट हुई है, उसको कोई मानने को तैयार नहीं। जैसे न्यूट्रल फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल था 2018 में, उसका जो स्कोर 1 था अब 2 है। इसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इम्पार्शियल रोल था वो भी 2024 में बेहतर था पिलडेट के मुताबिक। उसके साथ केयर टेकर गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन का रोल भी 2024 में बेहतर था। इसी तरह अगर हम बात करें जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी और उनका सारे इसके दौरान जो उनका रोल था 2018 के मुकाबले में कहीं बेहतर था। इसी तरह हम बात कर लें
मीडिया इंडिपेंडेंस का जो कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के एंगल से देखा जाए वो बेहतर थी। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत बेहतर थी। लेकिन मसला ये है कि वो जमात जो बयानियां बनाने के अंदर एक्सपर्ट है, जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग के जरिए से अपनी बात को लोगों के जहनों में उंडेलने की एक्सपर्टी रखती है, उसको कोई काउंटर नहीं कर पा रहा। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल 18 के मुकाबले में कुछ पॉइंट्स में यहां पर बेहतर थी। तो खास साहब, क्या पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं वो इन इंडिकेटर्स को नहीं पढ़ते होंगे? देखें, उनको कोई इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए अपनी जीत। ना कोई, जब कोई शख्स ना दलील माने ना कोई मंतक माने, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से, हमारा ये अलमिया रहा है, मैं यही अभी अर्ज़ कर रहा था आपसे पहले कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दें और यकीन करें उस पर। हमने अपने अदारों को भी मुतनाज़ और नाकाबिल एतबार बना दिया है। यही इलेक्शन कमीशन है, भट्टी साहब मुझे बताएं, जिन्होंने पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराएं। क्या वहाँ से कहीं काबल से लोग आए थे जिन्होंने इंतखाबात करवाए थे? बिल्कुल नहीं। वो मानते हैं, वो जहाँ जीते हैं वो मानते हैं। काबुल के कुछ लोगों के वार्ड जरूर बने होते हैं खासा खैबर पख्तूनख्वा में। ये बात भी आपकी ठीक है कि वहाँ वोट बने हुए, क्योंकि लोग बड़े अरसे से वहाँ रह भी रहे हैं, लेकिन उसको मानते हैं जहाँ हम जीते हैं। वहाँ इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी मानते हैं। अजी आज़ाद था वहाँ, अगर करनी होती तो क्या वहाँ उनको क्या अमर माने था? अभी देखें 92 इनकी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में। मिसाल के तौर पर पीटीआई कहती है कि हमारी 70-80 नशिस्तें कम की गई हैं। जो 70-80 कर सकते हैं भट्टी साहब, तो वो 92 से 42 भी तो कर सकते थे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पंजाब में देखें, एक और फैक्ट सुन लीजिए, आपके इसी आर्गुमेंट के साथ ही बात करना चाहूंगा। आजकल पीटीआई के दोस्तों का एक ये बड़ा एक बयानिया है कि फॉर्म 45 में रद्दोबदल की गई, उसमें अंदर टेम्परिंग की गई, एक शोर मचा हुआ है, हर हफ्ते को एहतजाज हो रहे हैं और जिस किस्म की लबो लहजा और गली ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ती, जैसे पीटीआई सदर लाहौर ने माफ़ी मांगी, माजरत की। उनका ये रवैया अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये कुछ ऐसे हमारे पास फैक्ट्स सामने आए हैं जिसके अंदर मुबैना तौर के ऊपर 2018 का जो इलेक्शन था खास साहब, उसके अंदर भी फॉर्म 45 पे टेम्परिंग की गई। वो किसकी फॉर्म टेम्परिंग की गई? वो ख्वाजा साद रफीक साहब का जो फॉर्म 45 था उसमें टेम्परिंग हुई NA 131 से, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब का जो एक उनके जो जिनका फॉर्म 45 था उनको वहाँ पर उसको फेवर की गई। इसके साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से जो फॉर्म्स हासिल किए गए उसके अंदर भी टेम्परिंग की गई। उसके जो ये कुछ हमें एक ज़राए से हमें ये कुछ चीज़ें मिली हैं जो एक्सपोर्टिंग मटीरियल है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 2018 के अंदर भी फॉर्म 45 के अंदर किस तरीके से टेम्परिंग की गई। मसला खास साहब यही है कि हमारे सिस्टम के अंदर एक लूप होल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऐसे नोटोरियस करैक्टर अपना रोल प्ले कर जाते हैं, लेकिन जब आप हाउस में बैठते हैं, जब आप एक सिस्टम को मानते हैं और इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, उस सिस्टम को फिर आप चोक नहीं करते, उसको बेहतर बनाने के लिए आप उस बेहतर बनाने वालों का साथ देते हैं ताकि आने वाले दिनों में ऐसा सब कुछ ना हो। जो तारीख 2018 में दोहराई गई, अगर अब कहीं दोहराई गई है तो मुस्तकबिल में ना दोहराई जाए, उस मकसद के लिए आपको बैठना होता है। लेकिन हमारे पीटीआई वाले दोस्त बैठने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, जो हमने जो किया वो ठीक है, जो हमारे साथ हुआ है उसको हम मानने को तैयार नहीं है। तो खासा फिर ऐसे तो मामला हल नहीं हो सकते। अगर आपके पास दूसरों के सबूत है तो दूसरों के पास अब आपके सबूत भी आ चुके हैं। आपने ख्वाजा साद रफीक के हल्के का जिक्र किया है, पहले NA 122 का, वहाँ का मैं वोटर हूँ। 2018 में मैंने उधर वोट कास्ट किया था, अभी NA 127 में मेरा वोट कर दिया गया है। मैं आपको बताऊँ, उस दिन मैंने पूरा विज़िट किया था तमाम पोलिंग स्टेशन। साद रफीक हर जगह से जीत रहे थे, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से हराया गया उस वक्त जी। और जो बानी पीटीआई हैं वो वहाँ से शिकस्त खा उन्होंने। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि जब ज़िमनी 2 माह बाद इलेक्शन हुआ तो वहाँ से फिर साद रफीक साहब फिर जीत कर आ गए असम्बली में, तो ये किए। लेकिन उन्होंने इस बात को बर्दाश्त किया ना। अभी देखें साद रफीक अभी उन्होंने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया, ठीक है ना, वो यहाँ से मुसलसल जीत रहे हैं। 2002 से लेकर वो यहाँ से मुसलसल 2024 आ गया है, वो यहाँ से मुसलसल जीत रहे हैं, ये जो NA 122 से, ठीक है। इस दफ़ा वो हारे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की, वो भी तो शोर डाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जहाँ से मैं जीतूँ वहाँ इंतखाबात शफाफ, जहाँ से मैं हारूँ वहाँ धांधली हुई मेरे साथ। ये रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आपके साथ ज़्यादती भी भट्टी साहब में समझता हो गई, 5 साल आप में जब्त नहीं है, आप जब्त करके अभी आपके पास ये मैं कह, जब जैसे आपने कहा जहाँ जहाँ से जो लूप होल्स हैं कि आपको यहाँ से धांधली हुई, यहाँ से धांधली हुई, फार्म 45 है, उनको बेहतर कर लें भाई। किसने करना है? इसी अवान में करना है। आप इस अवान में चोर डाकू के नारे लगाते रहेंगे। जो इस अवान का मकसद है कानून साजी करें, वो चोर रास्ते सारे जहाँ से वोट चोरी होता है उस रास्तों को बंद करें भाई। बिल्कुल ठीक, आप समझ में आ गए हैं जी। बिल्कुल, आप बड़ी आपने वैलिड पॉइंट की बात की खास साहब।
लेकिन मसला ये है कि हमारे कुछ जो दोस्त हैं पीटीए वाले, उनका जो बेंचमार्क है खासा वो बड़े तब्दील हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जहां पर हमने एक एग्रेसिव कैंपेन चलाई, कैदी नंबर 804 कहते हैं, वो नंबर भी किसी और का है जो कि संगीन इल्जामात में वहां गिरफ्तार है डयाला में, और उसके बाद वो कहते हैं एक नकदा कोका जितनी हमने पॉपुलैरिटी हासिल की, हम तो हर जगह पे हमने क्लीन स्वीप करना था। तो अगर ये बेंचमार्क है तो फिर उसके नताइज इस तरह नहीं होते मेरे ख्याल में। कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं जिनको मद्देनजर रख के पीटीआई के दोस्तों को आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शरीक जमातें और सरकर्दा रहनुमा वो किस तरीके के साथ तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करके एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को कर्ज की दलदल से और उसके साथ साथ मुआशी चैलेंजेस से निकालने के लिए जो हमारे कौमी रहनुमा हैं वो किस सोच का मुजाहरा कर रहे हैं नाज़रीन, इस हवाले से ये शॉर्ट सुनिए और उसके बाद ख्वाजा मतीन साहब से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोरे बाजू भी देंगे, अपनी इनको इलेक्ट्रल एंड अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। और पाकिस्तान को कर्जों की इस जिंदगी से निकालना है तो दुनिया में हर चीज मुमकिन है, मुश्किल जरूर होती है। नाज़रीन, ये आपने सुना। इसके साथ साथ आज सेनेट में साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेनेटर इसाक डार ने मुल्की मौशी सूरत हाल, उसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम और बिलखसूस जो एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस है उसके हवाले से उन्होंने क्या बात की, ये भी सुनिए। बड़ा बिलीवर हूँ रिकन्सिलिएशन का, और आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो तशरीफ़ लाए 12 अक्टूबर को, तो उन्होंने 21 अक्टूबर को तो उन्होंने उनका जो पैगाम था पहला मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहूँगा कि हम साथ लेकर चलें और हम जो पाकिस्तान जिस भंवर में फंसे उसमें बाद में आता हूँ उसको मिल के निकालें, क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम मुश्किल होगा, क्योंकि मिल के चलेंगे तो ये उस रिलेटिवली आसान होगा। खान साहब, आपने सुना हुकूमती इत्तेहाद में शरीक तमाम बड़ी शख्सियात और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी ये कह रहे हैं कि रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, इसके ऊपर वो बिलीव करते हैं और पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है कोई एक जमात मिलकर नहीं निकाल सकती। आइए मिल बैठ कर सोचें और मसाइल से इस मुल्क को निकालें और मुल्क को आगे लेके चलें। आसिफ अली ज़रदारी यही बात करें, शहबाज शरीफ साहब यही बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक जमात जो इस बात को सुनने को मानने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम किसी चौक में बैठ जाएंगे, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पर जरूर निकल आएंगे। तो खास साहब क्यों इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं? एक दफ़ा तो मौका देना चाहिए ना। भट्टी साहब देखें, ये जो है ना पीटीआई और जो जनाब इमरान खान का रवैया, ये सीखते हैं कीमत अदा करके। अगर पहले सीख लेते तो अच्छी बात थी। ये कहते थे मैं किसी सियासी मुखालफ से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज इन्होंने महमूद खान अचकज़ई जिनकी ये नकलें उतारा करते थे उनसे हाथ मिलाया है ना, मौलाना फजल रहमान साहब से हाथ मिलाया है ना, कल कला इन्होंने नवाज शरीफ से भी हाथ मिलाना, मैं बता दूँ आसिफ अली ज़रदारी से भी ये हाथ मिलाएंगे। लेकिन इनकी पंजाबी की एक मिसाल है, 100 छितर ते 100 गंडे, वो इनका हिसाब होना है। इन्होंने सबक नहीं सीखना। अभी देखें आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, अभी उनको चंद दिन हुए हैं, फौरी तौर पर वो बलूचिस्तान पहुँचे जहाँ बारिश मुतासरीन इंतज़ार कर रहे हैं किसी मसीहा का, उनके घर गिर गए हैं। आज वो आज़ाद कश्मीर पहुँचे, बर्फ़बारी से वहाँ 88 जो घर हैं 88 वो तबाह हो गए हैं, 8 कीमती जानें चली गई है वहाँ, और जो 221 जो मकानात हैं वो जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। ये तबाही आई है, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी मसीहा का कि आए कोई बंदा। आज उन्होंने वहाँ गए हैं, बल्कि मैं आज अप्रिशिएट करना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनको बताया कि यहाँ हमारे पास तो रास्ते नहीं हैं, कोई एमरजेंसी सूरत हाल हो जाए, कोई तूफ़ानी सूरत हाल आ जाए तो हम कैसे लोगों को निकालें, वहाँ तो लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने फिर आज से ये कहा है कि हेली सर्विस एमरजेंसी की सूरत में ND जो अदारा है उनका NDA नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी, वो उनको फौरी तौर पर हेली सर्विस फराहम करेगी। वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को उन्होंने उनकी तारीफ भी की, उनको कहा है भी फराहम करने का एनर्जेटिक उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर करार दिया है। और जो लोग शहीद हुए हैं, जो 8 लोग, उनके लिए उन्होंने 20 लाख रुपए हर शहीद के लिए ऐलान किया, जो ज़ख्मी हुए उनके लिए 5 लाख, इसी तरह जिनके घर तबाह हुए उनको 7 लाख रुपए, और इसी तरह उन्होंने तमाम ये मरहम रखने की ज़रूरत है लोगों पर, जो लोग इंतज़ार कर। अभी महंगाई है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आसिफ अली ज़रदारी ने
कि इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो मुंह खोले खड़े हैं। मतलब मियां नवाज शरीफ ये बात कर चुके हैं कि एक सियासी जमात ये सब कुछ हल नहीं कर सकती। आप सियासी कुफ्तों के साथ बैठना नहीं चाहते, लेकिन बैठेंगे सब। चले आस्ता आपने आस्ता बड़ा सबक हासिल इंपॉर्टेंट करेंगे। पॉइंट आपने रेज किया कि जब ये कीमत चुकाते हैं तो फिर बैठते हैं, जैसे जेयूआई के साथ बैठने को तैयार हुए, जैसे ये महमूद खान अचकजई जिनका कितना बड़ा इनकलाब है, उड़ाया करते थे, कितना बड़ा उनके साथ इनकलाब है, बैठे वो जी। सदारती उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज सामने आया है। खास साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी इंकरेजिंग भी है। आप सुनकर हैरान होंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो दुनिया भर की मुआशितों में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड हैं खास साहब, लेकिन आज तक गुज़श्ता 75 सालों में बदकिस्मती से पाकिस्तान से कोई भी उन पार्लियामेंट्री बोर्ड का रुकन नहीं बन सका। खास साहब ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। बुनियादी वजह क्या थी कि वजारत खारजा को उसके अंदर बड़ा डिस्करेजिंग रोल रहा है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि सेनेटर फैसल सलीम, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो माजी के अंदर भी बहुत बढ़ चढ़ कर मामलात को, मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के वाले से अपना किरदार अदा करते रहे, वो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक के पार्लियामेंटेरियन बोर्ड के रुकन मुंतखब हुए हैं। खासा एक बड़ी इंकरेजिंग स्टोरी भी है और आप सुनकर हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान के लिए इतने बड़े एजाज का बायस बने हैं, उनकी जाती काविश इसके अंदर मौजूद है। हमारे ज़राए का कुछ कहना है कि जब उन्होंने इस सारे प्रोसेस के लिए एफर्ट स्टार्ट की तो जो वजारत खारजा से उनको एक ड्यू स्पॉट मिलना चाहिए थी, बदकिस्मती के साथ वो भी ना मिली। जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो तवील अरसे से इन बोर्ड्स के उनके पार्लियामेंट्री मेंबर्स चले आ रहे हैं और फिर अपने मुल्क की मौशियतों को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर मनसूबों के लिए प्रोग्राम हासिल करने के अंदर वहाँ पर वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन सेनेटर फैसल सलीम जो माजी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हेड रहे, उन्होंने रशकई इंटरचेंज को, जो इस वक्त जो रशकई इकोनॉमिक जोन है, जो ऑन ग्राउंड कुछ मौजूद है, हकीकत का रूप धार चुका है, वो इनकी काविशों के नतीजे में इस स्टेज पर पहुंचा। CPEC के मंसूबों को खैबर पख्तूनख्वा में फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए भी सेनेटर फैसल सलीम ने कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने सारे सिस्टम के अंदर अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने इस बात की रियलाइजेशन करवाई कि हम अपने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कैसे आलमी मालियाती इदारों का बेहतर ताउन हासिल करके हम ये सब कुछ मजीद बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब पहली मरतबा ये एजाज़ अल्टीमेटली पाकिस्तान को हासिल हुआ है और यहाँ पर खास साहब 140 ममालिक इस पार्लियामेंट्री नेटवर्क के अंदर पहले से मौजूद थे और पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। तो खास साहब ये वो मसला है जो हम अपने ब्यूरोक्रेसी और अपने रेलेवेंट इदारों की बात करते हैं और वजारत खारजा का एक बड़ा कलीदी किरदार होना चाहिए था, माजी में मुसलसल नज़रअंदाज रहा। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आने वाले दिनों में अगर सेनेटर फैसल सलीम उसके रुकन बन गए हैं तो पाकिस्तान की मौशियत के लिए, पाकिस्तान के मनसूबों के लिए, फंडिंग के हवाले के लिए जो ड्यू रोल बनता है वजारत खारजा का या दीगर वजारतों का, उनको प्ले करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है वो कम वक्त में बेहतर बनाने में मदद मिल सके। जी खान साहब। जी भट्टी साहब देखें, ये जो सुर्ख फीते हमने मुकर्रर कर रखे हैं, हर अदारा अपनी जान लड़ानी पड़ेगी। मैं बताऊं आपको, अभी आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है शहबाज शरीफ साहब ने कि टैक्स चोरी होता है। हम जो सरकारी दफातर में, उन्होंने कहा है वज़रा के दफातर में जो चाय भी पीते हैं वो उधार की चाय पीते हैं। कितने शर्म का मकाम है। मसलन हमारे टैक्स इकट्ठा करने वाले अदारे वो अपना हदफ पूरा नहीं कर पाते। जितना पाकिस्तान पर कर्जा है वो ड्यू है टैक्स, वो हम ले सकते हैं लेकिन वो टैक्स जमा नहीं होता। कर्जे पर मुल्क चला रहे हैं। खुदारा पॉलिटिकल जमातें भी, ब्यूरोक्रेसी भी, तमाम अदारे इस वतन के लिए काम करें और निकले, लोगों को मुश्किलात से निकालें। ये अगर देखें, अगर इस वतन को कुछ मुश्किलात पेश आए, ये दिवालिया होता है तो इन सब पर असर पड़ेगा। ये ना सोचिए यकीनन जहाज डूबेगा तो सब डूबेगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने खान साहब। और जरूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत, जो शहबाज शरीफ साहब नई हुकूमत अब बनाने, कबीना बनाने के प्रोसेस में इंगेज हो चुके हैं, उनको चाहिए कि ऐसे नौजवान अरकान पार्लियामेंट जो बेहतर विजन के साथ मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको न सिर्फ उनकी सपोर्ट होनी चाहिए बल्कि उनके विजन के तहत बेहतर मनसूबों के लिए पॉलिसीज़ भी बननी चाहिए और आलमी मालियाती इदारों का बेहतर सपोर्ट हासिल करने के लिए भी इनकी खिदमात यकीनी तौर के ऊपर हासिल करनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे होगी कल दोबारा मुलाकात। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।